Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Rama Learning Platform. So as you all know that कि हम सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स यानी कि कोशिका। दूसरा टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण। और तीसरा टॉपिक है हमारा उसी से रिलेटेड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि प्राणियों में पोषण। तो आज के क्लास में हम इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे। इनके एनसीईआरटी प्लस इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि आपके सीटेड साइंस 2012 में बना और 2015 में भी बना। क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज, यानी कि भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है। चलिए पहले इसे समझेंगे। चलिए इसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन पे चलेंगे ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए आप इजीली सॉल्व कर सको। मान लीजिए हम जो फूड लेते हैं थ्रू द माउथ, उसको उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो जो फूड पास होता है थ्रू अ कंटिन्यूअस कनाल जो कि बिगिन होता है आपका वकल कैविटी से और एंड हो जाता है आपका एनस पे, राइट। देखिए यहाँ पे दे रखा कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता यानी कि कनाल से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर यानी कि बकल कैविटी से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है यानी कि एनस तक जाती है। अब हम समझेंगे ये जो कनाल है आपका यानी कि ये जो नली है आपका, ये डिवाइडेड है इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, राइट। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला है हमारा मुख गुहिका। देखिए यहाँ पे दे रखा मुख गुहिका, उसके बाद जाता है आपका ग्रास नली में या फिर उसको हम कहते हैं ग्रासिका। देखिए पहले आपका जाता है बकल कैविटी, राइट। उसके बाद जाता है फूड पाइप में जिसको हम ग्रासिका भी कहते हैं यानी कि ओइसोफेगस कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी बना है, किसी किसी क्वेश्चन में फूड पाइप दिया है, किसी किसी क्वेश्चन में ओइसोफेगस दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सबसे पहले आप जो फूड लेते हो तो वो माउथ में जाता है यानी कि मुख में जाता है, मतलब कि आप फूड को इंटेक करते हो, होल फूड को। बकल कैविटी किस में आ जाएगा? माउथ, टीथ और टंग, ये आपका बकल कैविटी में आ जाएगा। ओके, तो देखिए मान लीजिए आपने फूड को इंटेक किया, राइट, माउथ में। उसके बाद आपने उसको टीथ से च्यू किया यानी कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड किया। उसके बाद आपने टंग पे उसको रोल किया फूड को, प्लस उसका फूड को टेस्ट भी करा, सॉलो भी किया, पुश किया फूड को डाउन। ओके, उसके बाद कार्य होता है सलेवरी ग्लैंड का जो कि सिक्रेट करता है सलाइवा यानी कि थूक जिसको हम कहते हैं, प्लस म्यूकस। ओके, और वही स्टार्च क्या करता है, जो भोजन में स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, राइट। देखिए जो भोजन में हमारे स्टार्च होता है, ओके, वो सेलेवरी, नीचे आपका रहेगा एमाइलेज। अब इनको मिला के स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका शुगर में। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। तो ये हमारा पूरा पार्ट हो जाता है सेलेवरी ग्लैंड का। ओके, अब हम बात करें, अभी हम इसके बारे में और डिटेल में टीथ वगैरह के पार्ट को डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट हो जाता है हमारा ग्रास नली या ग्रासिका यानी कि फूड पाइप या ओइसोफेगस जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपने जो फूड लिया है माउथ से स्टमक में जाता है। ओइसोफेगस में फूड पाइप द्वारा जो भोजन आपने लिया वो माउथ से स्टमक में जाता है। कैसे? तो बाई पेरिस्टलाटिक मूवमेंट्स, मतलब कैसे, पहले ऐसे होता है, ओके, और जब आप खाना खाते हैं तो मतलब खाना खाया जाता है तो आपका वो ऐसे ऐसे हो जाता है पाइप। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ओइसोफेगस में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन होता है मसल्स का ओइसोफेगस में। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा कार्य होता है जो वो होता है हमारे अमाशय का यानी कि स्टमक का। ओके, जो कि आपको देखने को मिलेगा जे शेप में। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारा स्टमक आपको देखने को मिलेगा जे शेप में, जिसका इधर जो आपको पार्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे वो होगा आपका गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, गैस्ट्रिक जूसेस, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना वो सिक्रेट कर देता है गैस्ट्रिक जूस। तो ये कैसे होता है, देखिए जो स्टमक है हमारा,
उसका जो इनर लाइनिंग होता है स्टमक का, जो हमने बताया अभी, वो सिक्रेट करता है म्यूकस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, तो वहाँ पे जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। एसिड क्या कार्य करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड क्या कार्य करता है कि एसिड किल कर देता है मेनी बैक्टीरिया को, जो कि हम फूड के माध्यम से इंटर किए रहते हैं अंदर, जो हम फूड के माध्यम से लिए रहते हैं। और क्या करता है, जो स्टमक का मीडियम है उसको एसिडिक बनाए रखता है। ओके, और अगर हम डाइजेस्टिव जूसेस की बात करें तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। ओके, प्रोटीन को ब्रेक कर देता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे अपने, यानी कि क्षुद्र आंत यानी छोटी आंत, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका क्या कार्य होता है, देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो छोटी आंत या फिर क्षुद्र आंत। ओके, तो देखिए अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये हाईली कॉइल्ड होता है और अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। ओके, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि रिसीव करता है सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर और पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय पेनक्रियाज को। तो क्या करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हाईली क्वाइल्ड होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, जो रिसीव करता है सिक्रेशन लिवर से, ओके, और पेनक्रियाज से सिक्रेशन रिसीव करता है। ओके, क्या करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट डाइजेशन। लिवर और पेनक्रियाज के पास फूड भेजता है। लिवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, वो एक जूस क्रिएट करता है जो कि बाइल जूस होता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, यानी कि पित्ताशय में स्टोर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो यहीं पे आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। लिवर की हम बात करें, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि सिक्रेट करता है बाइल जूस, यानी कि पित्तरस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ओके, पित्तरस हिंदी में कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पित्तरस को वो क्या करता है, सिक्रेट करता है, जो कि स्टोर्ड होता है आपका किसमें, तो इन ए सैक, जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब क्या होता है, जो बाइल होता है हमारा, यानी कि जो बाइल जूस होता है, तो वो जो बाइल है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल डाइजेशन ऑफ फैट में, राइट। जो भी फैट्स है, वसा है, उसके डाइजेशन में जो हमारा बाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसको अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक जूस की, तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में, और चेंज कर देता है उसको सिंपलर फॉर्म्स में। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हम कहते हैं कि जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है वो रीच कर दिया लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट कर देता है डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट, डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसके बाद क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रोकन हो जाता है इनटू सिंपल शुगर्स में, सच एज ग्लूकोज, राइट, सच एज आपका ग्लूकोज हो गया। फैट्स हो गया, तो फैट्स को इनटू फैटी एसिड में, फैट्स को आपके फैटी एसिड में, राइट, और ग्लिसरॉल में, राइट, ग्लिसरॉल। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में, राइट, अमीनो एसिड में। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपका पास हुआ कहाँ, इनटू ब्लड वेसल्स में, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण, राइट। देखिए अब हम उसके आगे बात करें तो जो इनर वॉल होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ आपको देखने को मिलेगा फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिसको हम कहते हैं विली। ओके, फिंगर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलेगा द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, जिसको हम बिली कहते हैं। और ईच बिलस में, मतलब सारे बिलस में, ईच बिलस में आपको एक नेटवर्क ऑफ थिन और स्मॉल ब्लड वेसल देखने को मिलेगा, जो कि क्लोज होता है उसके सरफेस पे, राइट। और वो सरफेस ऑफ द बिली जो है वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके आगे बात करें तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट हो जाता है विया द ब्लड वेसल्स में, यानी हमारे पूरे बॉडी में, हमारे कोशिकाओं में उनका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में वो जाता है, जहाँ पे वो यूज होता है तो बिल्ड करने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, सच एज प्रोटीन हो गया जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, यानी कि स्वांगीकरण कहते हैं। ये पूरा चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो हमारा लास्ट जो पार्ट होता है, फिफ्थ जो पार्ट होता है, वो होता है बृहदांत यानी कि बड़ी आंत, जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि वाइडर भी होता है और शॉर्टर होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग था, राइट। कितना था लॉन्ग? तो हमने अभी देखा कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था वो था आपका 7.5 मीटर्स लॉन्ग, राइट। अब हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ये होता है अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ, ओके। 1.5 मीटर्स इन लेंथ होता है। इसमें क्या कार्य होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो आपका ये फंक्शन होता है जिसमें आप वाटर को एब्जॉर्ब किए, सम सॉल्ट्स को, जो भी आपने अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, तो जो रिमेनिंग वेस्ट है जो कि पासिस हो जाता है यहाँ से रेक्टम में और रिमेन होता है आपका सेमी सॉलिड फेसेस में, मतलब जो फेशियल मैटर है वो रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको हम, इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं इजेशन यानी कि निष्कासन, ओके। इजेशन यानी कि निष्कासन, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य होता है कि जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुई, अनडाइजेस्टेड जो फूड है, वाटर जो रीअब्जॉर्ब है, तो वो क्या करता है, वो उसको भेजता है आपका रेक्टम में और रिमेन हो जाता है वहाँ पे सेमी सॉलिड फेसेस। फिर जो फेशियल मैटर है वो रिमूव हो जाता है एनस में फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस प्रक्रिया को हम इजेशन कहते हैं यानी कि निष्कासन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है और शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। अब लास्ट पॉइंट की हम बात करें। लास्ट होता है हमारा मलद्वार अथवा गुदा, जिसके माध्यम से जो अनडाइजेस्टेड फूड है और वेस्ट मटेरियल से वो बाहर निकल जाते हैं, राइट। देखिए, अगर हम स्टमक की बात करें यानी अमाशय की बात करें, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है गैस्ट्रिक जूस के बारे में, ओके। गैस्ट्रिक जूस के बारे में अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होता है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। पहला होता है पेप्सिन का, राइट। पेप्सिन का जो क्या करता है, एंजाइम्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, राइट। ये काम आपका पेप्सिन करता है। दूसरा होता है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि मीडियम को एसिडिक बनाए रखता है पेप्सिन के हेल्प के लिए, ओके। मीडियम को एसिडिक बनाए रखता है, राइट। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा होता है हमारा म्यूकस, राइट। तीसरा होता है म्यूकस, जो क्या करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को, ज़्यादा एसिडिक होने से जले ना स्टमक, तो प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो ये कार्य आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम इंटेस्टाइनल एंजाइम की बात करें, मतलब हमने देखा कि पेप्सिन में एंजाइम जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स में, तो अगर हम इंटेस्टाइनल एंजाइम की बात करें तो उसमें आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली क्या करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में इनटू द ब्लड, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, राइट। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पे फिगर भी दे रखा, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, मुख गुहिका लाल ग्रंथि, मुख गुहिका लाल ग्रंथि, ओके। ग्राशिका यानी कि फूड पाइप, जिसको हम ओइसोफेगस कहते हैं, ओके। अब देखिए, यहाँ पे दे रखा आपका यकृत यानी कि लीवर, यहाँ पे आपका गाल ब्लैडर स्टोर है जिसको हम कहते हैं पित्ताशय, ये है आपका स्टमक, आप देख सकते हैं जे शेप में स्टमक, जिसको हम कहते हैं अमाशय, ये है आपका अग्नाशय। देखिए, यहाँ है आपका अग्नाशय और इसके नीचे आपको मिलेगा क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये है आपका छोटी आंत, क्षुद्रांत्र, ओके। इसके नीचे आपको मिलेगा बड़ी आंत, देखिए ये है आपका बड़ी आंत, ओके। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका बड़ी आंत बृहदांत्र। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। देखिए, ये है आपका क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, और ये है आपका बाहर वाला, ये देखिए बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत, ये है आपका मलाशय और ये है गुदा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है एकदम अच्छे से। ये है पूरा आपका, देखिए, मानव पाचन तंत्र। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, आपके NCERT में भी दिया है, मुख एवं मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है,
आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। देखिए, अंतर्ग्रहण मीन्स इंजेशन। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहला पार्ट हो जाता है इंजेशन का, जो हम फूड इनटेक करते हैं, राइट। अब यहाँ पे आगे दे रखा, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रंथिका यानी कि सर्किट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है। देखिए, अगर हम दांतों की बात करें यानी कि टीथ की बात करें, तो टीथ जो होता है हमारा, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिल्क टीथ की बात करें इन चाइल्डहुड तो वो होता है 20, और इन एडल्ट की बात करें नंबर ऑफ टीथ की तो वो होता है 32। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। 4 होता है आपका इंसीजर, 8 होता है आपका कैनिन, और 8 होता है प्रीमोलर, और 12 होता है मोलर। देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, सी ये है आपका पिक्चर। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे समझेंगे। अब हम समझेंगे आगे टंग के बारे में। हमने माउथ से फूड को इनटेक कर दिया, अब टीथ से हमने च्यू कर लिया। अब टंग से हम क्या करेंगे, फूड को रोल करेंगे, फूड को टेस्ट करेंगे, सॉलो करेंगे, फूड को पुश डाउन करेंगे, राइट। तो देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर दे रखा, हम फिगर के माध्यम से इसे समझेंगे। तो देखिए, ये जो पार्ट होता है आपका, ये होता है, इसको हम कहते हैं कि ये जो पार्ट है सबसे नीचे वाला, ये होता है आपका स्वीट वाला पार्ट, ये होता है सावर वाला पार्ट, और ये होता है स्पाइसी वाला पार्ट, राइट। और अगर इसके ऊपर हम कहें तो ये होता है आपका बिटर वाला पार्ट यानी कि कड़वा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ये है टंग की प्रक्रिया। ओके, चलिए आगे समझेंगे। पिक्चर दे रखा, ग्रासिका में भोजन की गति। ये देखिए, ये है आपका भोजन जो कि फूड पाइप के माध्यम से जा रहा है। ये है आपका ग्रासिका यानी कि फूड पाइप। ओके, देखिए, ये जो भोजन है आपका, ये है ग्रासिका यानी कि फूड पाइप, जिसको हम ओइसोफेगस भी कहते हैं। ये है हमारा स्टमक यानी कि अमाशय, जो आपको जे शेप में दिख रहा, राइट। तो ये है आपकी पूरी प्रक्रिया, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बात करें अमाशय यानी स्टमक की, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रासिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। कि अमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है, वही चीज़ है। देखिए, यहाँ पे दे रखा कि श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही वह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी कि जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। आगे हमारा दे रखा अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के बारे में भी अभी अभी हमने समझा। पेनक्रियाज जो होता है हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय यानी स्टमक के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशयिक रस यानी पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में पहुँचता है, जहाँ आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा यानी कि फैट, वसा अम्ल यानी फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना था। हिचकी क्यों आती है, कभी कभी आप जब जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आ जाती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, तो यह खाद्य कणों का श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। जो खाद्य कण जो आप भोजन लेते हैं वो सांस नली में अचानक से प्रवेश करने लगता है, मतलब जो दिमाग मतलब अगर आप भोजन करते हैं तो अगर रिस्पांस दिमाग तक नहीं पहुंचता है तो वो जो श्वास नली है हमारा, तो उस साइड आप जो भोजन लेते हैं वो जाने लगता है, राइट। अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर खाते समय बात करते हैं तो श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है, यानी नाक से आने वाली हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रासिका के साथ साथ चलती है, यानी कि जो ग्रासिका है हमारा, जो हमारा फूड पाइप है उसके साथ साथ चलती है। परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, तो देखिए, भोजन निगलने के समय एक, देखिए यहाँ पे दे रखा,
एक मौसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन निगलने के समय एक मौसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो कि श्वास नली जो होता है उसको ढक लेती है और जो भोजन है उसको ग्रसनी में भेज देता है। राइट। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। ये था आपका पूरा चैप्टर। चलिए अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारा दे रखा था करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है तो उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है डाइजेशन की वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। राइट। तो देखिए हम चलिए और देखते हैं सही क्रम। पहला ऑप्शन दे रखा है इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये गलत हो जाएगा। इंजेशन के बाद डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। क्योंकि हमने अभी अभी समझा इंजेशन का मतलब होता है जो हमने फूड इनटेक करा। राइट। डाइजेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। राइट। एब्जॉर्प्शन में हमने समझा था जिसको हम कहते हैं अवशोषण हिंदी में। राइट। तो जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो पास होते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में जो मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मतलब मूवमेंट होता है। बात करें हम एसिमिलेशन की। ओके। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन भी अभी अभी हमने समझा जिसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। तो एसिमिलेशन में यूटिलाइजेशन हो जाता है फूड प्रोडक्ट का, मतलब कोशिकाओं में उनका इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और वहाँ पे जो कि यूज़ होते हैं बिल्ड करने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज आपका प्रोटीन्स हो गया जो कि रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए। राइट। तो ये प्रक्रिया एसिमिलेशन कही जाती है। उसके बाद हमारा इजेशन आता है यानी कि निष्कासन आता है। तो निष्कासन में क्या होता है, जो भी आप हमने समझा था अभी लार्ज इंटेस्टाइन में कि जो फेशियल मैटर है जो रिमूव हो जाते हैं थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उसी को हम इजेशन कहते हैं यानी कि निष्कासन कहते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट। ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए इंजेशन और इजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। इन मतलब इनटेक ऑफ फूड, इजेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ वेस्ट। ओके। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 2012, 14 और 15 में बना क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द बिली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी अभी हमने समझा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा दे आर फिंगर लाइक आउट ग्रोथ एंड थाउजेंड्स इन नंबर। ये बात बिल्कुल सही है। दे हैव वेरी थिन वॉल्स यानी कि उनका जो वॉल्स होता है थिन वॉल्स, ये भी सही है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सर्फेस। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो बिली होता है हमारा इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के पास थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। एक सेकेंड देखिए, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। राइट। और वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलेगा, थाउजेंड्स इन नंबर। ओके। सो ये ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। बात करें हम ईच विलस की तो वो उनके पास नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि उनके सरफेस पे क्लोज होते हैं, क्लोज टू इट्स सरफेस। और जो सरफेस ऑफ बिली होता है वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को, और उन्हीं एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जहाँ पे वो यूज हो जाते हैं बिल्ड करने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी कि सच एज जो प्रोटीन हो गया जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी के लिए। तो वो पूरा प्रक्रिया जो एसिमिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे बिली के बारे में पूछा है। दे हैव वेरी थिन वॉल्स, सही है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सर्फेस, ये भी सही है। दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन ईजिली पास। यहाँ पे स्टेटमेंट्स विच इनेबल द बिली टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड आर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस बात हो रही है एब्जॉर्प्शन तक ही। राइट। तो यहाँ पे आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ओके। थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए, बी, सी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 2012 और 15 दोनों में बना क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता। चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दे रखा बकल कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। बात करें बकल कैविटी की तो ये पाचन कार्य करता है। इसमें आपके माउथ
माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रेट करता है सलाइवा प्लस म्यूकस, जो स्टार्च जो होते हैं भोजन को उनको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है बकल कैविटी में। बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ये आपका भोजन में पाचन कार्य नहीं करता। रेक्टम भी आपका भोजन में पाचन कार्य नहीं करता, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाती है, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन में तो वेस्ट जो होते हैं वो रेक्टम में पास किया जाता है। रेक्टम के द्वारा हम मतलब उसको जो रेक्टम के द्वारा क्या होता है कि जो भी आपके जो वेस्ट पदार्थ है, मतलब कि हमने अभी अभी समझा लार्ज इंटेस्टाइन में कि जो भी आपके सेमी सॉलिड फेसेस जो थे रिमेन होते हैं वहाँ पे, तो जो फेशियल मैटर जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसको हम इजेशन कह रहे थे यानी निष्कासन। तो हमारा ए ऑप्शन इस वजह से यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वह समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता। तो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम तो नहीं करते, बट बकल कैविटी करते हैं, तो ये होगा नहीं। बी दे रखा ओइसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दे रखा ये आपका सही है, क्योंकि ओइसोफेगस की अगर हम बात करें तो ये भी आपका कोई आपके पाचन कार्य में ये पाचन कार्य ये नहीं करता। ओइसोफेगस जो कि फूड पाइप होता है, इसका कार्य वही होता है कि जो फूड होता है माउथ से टेक करके स्टमक तक पहुंचाना, राइट। मतलब कि वो हमने अभी समझा कि ऐसे होता है, फिर आप खाना जब खाते हैं तो ऐसे हो जाता है, राइट। तो इसका बस यही कार्य होता है ओइसोफेगस का कि जो फूड आपने माउथ द्वारा लिया वो स्टमक तक पहुंचाना, राइट। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई पाचन कार्य कर रहा है पाचन तंत्र में, तो ये आपका नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं होगा और रेक्टम भी नहीं होगा। ये तीनों मानव पाचन तंत्र के भागों के वह संयोजन वह समुच्चय नहीं है जो कि पाचन कार्य करते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है नहीं करता, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। यहाँ भी बकल कैविटी दे रखा, यहाँ भी बकल कैविटी दे रखा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 2016 में बना और 2021 में बना। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए दे रखा प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। ये बात बिल्कुल सही है, रात में पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पादपों में पोषण से बना। न्यूट्रिशन की बात करें तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव जो होता है वो अपने भोजन का उपभोग करता है, राइट। और अगर हम मोड्स की बात करें न्यूट्रिशन की, तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक्स भी हो सकता है। तो ऑटोट्रॉफिक की बात करें, ऑटो मीन्स सेल्फ यानी कि स्वयं। तो जो भी जीव जो भी प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर हम ट्रोपोस की बात करें तो वो नरिशमेंट होता है, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिनमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित होते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस से, उसको हम ऑटोट्रॉफिक्स कहते हैं। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं यानी स्वपोषी कहते हैं। ओके, और जो एनिमल्स और मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना रेडीमेड फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स से, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेट्रोस मतलब कि हेट्रोस का मतलब होता है आप देखेंगे तो अदर्स, ओके। और जो ट्रोपोस हो गया मतलब नरिशमेंट, मतलब पौधे और जीव अपना भोजन अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक्स। ओके, यानी कि विषमपोषी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। अब बात करें हम फोटोसिंथेसिस की यानी प्रकाश संश्लेषण की, तो जो लीव्स होते हैं ना वो फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट्स के लिए। वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फूड को प्लांट्स में, ऑकर करते हैं जो लीव्स में। ओके, देयरफॉर जो भी जो सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मस्ट रीच होते हैं वहाँ पे, जो कि वाटर और मिनरल्स जो प्रेजेंट होता है सॉइल में वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट द्वारा और ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव्स में। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं एयर से आते हैं, जो प्लांट्स जो होते हैं वो टेक करते हैं थ्रू द टाइनी पोर्स जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। थ्रू द टाइनी पोर्स जो होता है, प्लांट्स जो क्या करते हैं थ्रू द टाइनी पोर्स वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर से टेक करते हैं, और इन पोर्स को जो कि सराउंडेड होते हैं बाय गॉड सेल्स। ओके, तो इन पोर्स को हम कहते हैं, सच पोर्स को हम कहते हैं स्टोमाटा। ओके, स्टोमाटा जिसको हिंदी में हम कहते हैं रंध्र। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे आप कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो जिस लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ओके, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि हेल्प करता है लीव को कैप्चर करने में एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और वही एनर्जी जो होती है वो यूज होती है सिंथेसाइज करने के लिए यानी प्रिपेयर करने के लिए फूड को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो हम कह सकते हैं CO2 प्लस वाटर यानी H2O, यहाँ पे आपका हो जाएगा सनलाइट और यहाँ पे क्लोरोफिल। ओके, बना देगा आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स
प्लस ऑक्सीजन। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की अब, तो कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, जो कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो होता है, यानी मंड जो होता है लीव्स पे जो प्रेजेंट होता है स्टार्च, वो इंडिकेट करता है ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें आल्गी की, ओके, आल्गी जिसको हिंदी में हम शैवाल कहते हैं, आपने देखा होगा पॉन्ड्स वगैरह में जो काई ग्रीन ग्रीन आपको दिखती है, तो आल्गी की बात करें, ये स्लिमी ग्रीन पीचेस होते हैं पॉन्ड्स में, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, सो अगर हम कहें अगर अदर ऑर्गेनिजम्स की, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना फूड नहीं बना पाते, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते अपना फूड, तो वैसे प्लांट्स होते हैं आपके कस्कुटा यानी अमरबेल। ओके, अमरबेल। तो ये प्लांट क्या करते हैं कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो इनके पास जो अमरबेल का पौधा होता है, पेड़ होता है, वो दूसरे पेड़ जो इनके पास होते हैं ना, उस पर ये डिपेंड हो जाते हैं, उस पर ये फैल जाते हैं पूरी तरह, तो ये जो न्यूट्रिशन बनाते हैं वो ये ग्रहण करते हैं। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जिस लीव्स में आप ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, यानी कि जो हमारा अमरबेल का पौधा है, वो जिस पौधे पर क्लाइम रहता है उसको हम अमरबेल का हॉस्ट कहेंगे, यानी पर्पोस ही कहेंगे। ओके, मतलब कि ये जो पौधा है, पेड़ है हमारा, ये अमरबेल का पेड़ है हमारा, ये इस पौधे पे, इस पेड़ पे ऐसे डिपेंड है, इस पे पूरा फैला हुआ है, तो ये अमरबेल का क्या होगा, हॉस्ट होगा ये। ओके, पर्पोस ही होगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिप्रीव्ड हो जाता है हॉस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यानी डिपेंड होता है इन पे न्यूट्रिएंट्स के लिए, और इसीलिए हम इसको पैरासाइट, यानी अमरबेल का जो पौधा है उसको हम पैरासाइट कहते हैं, यानी परजीवी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड होता है दूसरों पे भोजन के लिए। बेड बग्स हो गए, लीचेस हो गए, कस्कुटा हो गए, लाइस हो गए, मतलब कि जो जू हो गए आपके, ये सब आपके पैरासाइट्स हैं, यानी परजीवी हैं। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम बात करें फंगी की, तो फंगी जो होता है वो डिराइव करता है न्यूट्रिशन को फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, मतलब कि फंगी जो होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है, यानी कि मृत जीवी होता है, जो कि अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करता है, डेड या फिर डिकेइंग जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त करता है फंगी। मतलब कि एग्जाम्पल में ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, फंगी हो गया, ये सैप्रोफाइटिक्स होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सेप्रोफाइटिक होते हैं। ओके, सेप्रोट्रॉप्स यानी कि मृत जीवी। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे अगर हम लास्ट पॉइंट सहजीवी की बात करें, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें, तो देखिए जो भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो साथ रहते हैं और शेयर करते हैं अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, वही आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपने राइजोबियम का ले लिया। ओके, राइजोबियम, तो इस बैक्टीरियम को हम राइजोबियम कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और कन्वर्ट कर देता है इनटू सॉल्यूबल फॉर्म में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो राइजोबियम होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इसलिए ये क्या करता है, ये लीव करता है रूट्स में, मतलब कि रूट्स में रहता है वहाँ पे, जैसे कि ग्राम हो गया, आपका पीस हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, और जो भी आपके लेग्यूम्स प्लांट्स हैं वहाँ उनके लीव्स में रहता है, उनके रूट्स में रहता है, सॉरी, उनके रूट्स में रहता है, और वहाँ पे वो प्रोवाइड करता है उनको नाइट्रोजन। ये जो राइजोबियम है ना, ये उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, हमने अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, राइट। तो इसको हम कहते हैं कि दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी सहजीवी। ये उन्हें प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन और बदले में वो इन्हें प्रोवाइड करते हैं फूड। तो ये जो होता है ना, ये सहजीवी होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहे जाते हैं। ओके, सो लेग्यूम्स प्लांट्स राइजोबियम से रिलेटेड है, ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन तो सही है कि प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, रात में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी दे रखा, प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन। ये बात आपका गलत है कि पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते, ये बात गलत है। देखिए पौधे जो होते हैं ना, वो रात में हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं, तो देखिए 24 घंटे ये श्वसन करते हैं, रात में ये ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में। ओके, सो ये प्लांट्स हमें वहाँ पे देखिए इसलिए कहा जाता है
सो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए तो सही है कि प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बी दे रखा प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन। ये बात गलत है कि पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। देखिए पौधे जो होते हैं वो 24 घंटे श्वसन करते हैं, रात में वो भी हमारे तरह ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि रात में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमें सफोकेशन होता है रात में पेड़ के नीचे सोने से। ओके, सो ये बात आपका गलत हो जाएगा कि पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, दे रखा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। डी दे रखा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए चेक करेंगे ऑप्शन। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, हमारा स्टेटमेंट बी गलत था, तो यहाँ पे हमारा इसमें भी बी दे रखा, इसमें भी बी दे रखा और इसमें भी बी दे रखा। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए, सी एंड डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 2016 में बना। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी एक कोशिकी हैं सिवाय। ये आपके कोशिका वाले चैप्टर से बना। बात करें कोशिका यानी सेल की, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो, राइट। तो इसकी खोज, सेल की खोज सबसे पहले करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? तो 1665 में करी थी। ओके, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्लांट सेल, एक टाइप का प्लांट सेल था जो कि डेड सेल था यानी कॉर्क सेल था, उसमें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा और नेम किया उसका सेल। ओके, नाम दिया सेल। यानी कि रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका को खोजा था और वह उसको मतलब छोटी सी थी, वो जूम करके उसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चला था। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ओके, बात करें कोशिका क्या होता है, तो देखिए हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है ना, यानी कि यूनिट है, वही है आपकी कोशिका, राइट। जैसे कि मान लीजिए ईंट से बनता है दीवार, राइट। जैसे ईंट से बनता है दीवार और दीवार से बनता है कमरा, राइट। जैसे ईंट से बनता है दीवार, दीवार से बनता है कमरा, कमरा से बन जाता है घर। इसी तरह ह्यूमन बॉडी है, ये भी सेल से बनी है, राइट। और सेल जो है, सेल का जो हम अगर हम प्रत्येक मतलब सेल की बात करें तो सेल का ग्रुप जो होता है उसको हम कहते हैं टिश्यू, यानी कि उत्तक। ओके, और टिश्यू से क्या बनता है? तो टिश्यू से अंग बनते हैं। ओके, और अंग से फिर शरीर का निर्माण हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका जो होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑर्गेन की, जिसको हम कहते हैं सेल, यानी कि अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है जिसको हम कोशिका कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। कोशिकी की, तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास केवल वन सेल होता है यानी एक कोशिका होती है, उसी को हम कहते हैं यूनिसेलुलर। मतलब कि ऑर्गेनिज्म विथ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल, यानी कि एक कोशिकी। जैसे कि आपका हो गया अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, अमीबा और पैरामीशियम जो हैं ये एक कोशिकी हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें बहुकोशिकी की, तो जो बहुकोशिकी होता है यानी कि जिसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे सेल से जिसका बॉडी बना है वो होता है मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम हो गए, ह्यूमन्स हो गए और एनिमल्स हो गए। ओके, तो वो आते हैं आपके मल्टी सेलुलर में। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा ए, हमारा हेन्स एग। अगर हम हेन्स एग की बात करें तो ये आपका लार्जेस्ट सिंगल सेल है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या है? तो लार्जेस्ट सिंगल सेल। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है आपका लार्जेस्ट सिंगल सेल। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका की, तो वो होता है आपका माइकोप्लाज्मा। ओके, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे छोटी कोशिका पूरी दुनिया में माइकोप्लाज्मा की होती है, जो कि यूनिसेलुलर होती है। ओके, और बात करें हम शुतुरमुर्ग के अंडे की, यानी कि ऑस्ट्रिच के एग की, तो उसकी जो कोशिका होती है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मानव की बात करें अगर, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है मेल के स्पर्म की।
ओके, यानी कि मेल के स्पर्म की यानी कि शुक्राणु की, और मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है फीमेल के ओवम की यानी कि अंडाणु की। ओके, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम लंबी कोशिका की बात करें तो लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन की यानी ब्रेन की कोशिका। उसमें ब्रेन की कोशिका की बात करें तो उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता, राइट। तो इसलिए कहा जाता है वहाँ पे कि टूटने फूटने के बाद ब्रेन में अगर टूटने फूटने मतलब चोट लग जाती है तो रिकवर नहीं होता जल्दी, इसलिए ब्रेन के अंदर चोट लगता है तो ठीक नहीं होता, तो हम कहते हैं कि हेलमेट पहने, क्योंकि सबसे तेज अगर हम सेल डिवीज़न की बात करें तो लीवर में होता है, बट अगर हम सेल डिवीज़न जहाँ नहीं होता उसकी बात करें तो वो ब्रेन में होता है। सेल डिवीज़न नहीं होता है ब्रेन में, कोशिका विभाजन नहीं होता। ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है, अगर हम कहते हैं कि देखिए लीवर में सबसे तेज़ सेल डिवीज़न होता है, और अगर जहाँ सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वही कैंसर हो जाता है लोगों को। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे समझेंगे। यहाँ पे आपका दे रखा निम्नलिखित सभी एक कोशिकी हैं सिवाय। तो देखिए हमने हेंस एक की बात करी जो कि लार्जेस्ट सिंगल सेल है, और अगर हम ट्रिलियंस ऑफ सेल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। ओके, जो कि डिफर करता है शेप पर और साइज पर। तो अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है वो परफॉर्म करता है, अगर आप देखेंगे तो जैसे जो भी नेसेसरी एक्शन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं वैसा सिंगल जो सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो भी परफॉर्म करता है। जैसे आपका अमीबा हो गया, अमीबा जो होता है वो फूड का अंतर्ग्रहण करता है, उसको पचाता है यानी कि कैप्चर करता है फूड को, उसको डाइजेस्ट करता है, और रिस्पायर भी करता है यानी कि श्वसन भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है यानी कि उत्सर्जन भी करता है, उसमें वृद्धि एवं प्रजनन भी देखने को मिलेगी यानी कि रिप्रोड्यूस भी करता है, राइट। तो अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। ओके, अमीबा जो होता है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। वो क्या करता है, वो प्रोजेक्शन आप मतलब कि अगर हम बात करें तो वो अपने बॉडी के बाहर फॉल्स फिट बना लेता है जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ओके, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वो भोजन के लिए अपने बॉडी के बाहर फॉल्स फिट बना लेता है जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, और जब वो भोजन ले लेता है तो वो उसको बाद में ख़त्म कर देता है। आगे हम उसको डिटेल में समझेंगे। देखिए यहाँ पे फ़िलहाल हम चर्चा करते हैं सिंगल सेल, और यहाँ पे आपका दे रखा जो पूछा है क्वेश्चन में निम्नलिखित सभी एक कोशिकी हैं सिवाय। तो बात करें हेंस एग की तो ये आपका एक कोशिकी है, अभी अभी हमने चर्चा करा। बात करें हम जाइगोट की तो देखिए जो जाइगोट होता है ये भी आपका सिंगल सेल होता है यानी एक कोशिकी होता है। कब ये मल्टी सेलुलर में परिवर्तित होता है, जब गर्भाशय में आके एम्ब्रायो बन जाता है तब वो मल्टी सेलुलर हो जाता है। ओके, जब गर्भाशय में आके वो एम्ब्रायो बन जाता है तब मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकी हो जाता है। तो आपका जाइगोट भी अभी एक कोशिकी है। बात करें एम्ब्रायो की तो यही आपका मल्टी सेलुलर है, राइट। बात करें एम्ब्रायो की तो ये मल्टी सेलुलर है। अमीबा और पैरामीशियम हमने चर्चा किया जो कि आपका यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड होता है यानी कि एक कोशिकी होता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यानी कि एम्ब्रायो। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर बात एग की हो रही है तो एग की अगर हम बात करें तो एग आपका सिंगल सेल ही होता है, राइट। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एग जो है आपका वो सिंगल सेल ही होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइंस 2019 में बना क्वेश्चन है वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल व्हाट कुड वाई बी। सिंपल सी बात है, हमने ऊपर समझा था कैस्कुटा यानी अमरबेल। अगर हम बात करें कि वाई एक प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, वाई क्या है तो कैस्कुटा। चलिए इसको हमारे एनसीईआरटी में जो दे रखा वहाँ समझेंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, यहाँ पे दे रखा कि ये अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप यानी उस प्लांट से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं यानी कि जो इनके हॉस्ट होते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं यानी कि जो इनके हॉस्ट होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। देखिए ये है आपका अमरबेल का पौधा, ये है आपका अमरबेल का पेड़, आप पिक्चर में देख सकते हैं जो कि दूसरे पौधे पे डिपेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये फैला हुआ है, दूसरे पौधे पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है। ओके, देखिए
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कसकुटा यानी अमर बेल। बात करें ऑप्शन नंबर बी, तो अभी अभी हमने चर्चा किया आल्गी यानी शैवाल के बारे में, जिसके पास क्लोरोफिल होता है। पिचर प्लांट की बात करें, इसके पास भी क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। ये आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है। मैपल ट्रीज की बात करें तो ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा कोबरा, विनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, लिली ड्रोसेरा और सम ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नेम दे आर ऑफन कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स। ये चीज आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 2019 में बना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन दे रखा लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वाइडर होता है और शॉर्टर होता है छोटी आंत से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि आपका अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंत होती है वो चौड़ी होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। बात करें सेकेंड ऑप्शन की, पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये बात आपका बिल्कुल गलत है। देखिए हमने चर्चा किया था ऊपर की जो एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है, उसमें क्या होता है जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो पास हो जाते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और उस प्रक्रिया को हम एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहते हैं। तो ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन की बात करें एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। एसिमिलेशन ऑफ फूड यानी कि जो आपका हमने डिस्कस करा था स्वांगीकरण, तो ये भी आपका गलत है। देखिए हमने डिस्कस किया था कि जो इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ पे 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिसको हम बिली कहते हैं, राइट। और जो ईच विलस होते हैं ना उनके पास नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, जो कि उसके सरफेस को क्लोज करते हैं, और वही सरफेस जो है वो बिली ऑब्जॉर्ब करता है और वहीं उसी सरफेस से जो बिली होता है वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को। तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और वहाँ पे वो यूज होते हैं बिल्ड करने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज जो प्रोटीन्स हो गया तो रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी के लिए, तो उसको हम एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिली, ये भी आपका गलत है। हमने अभी अभी चर्चा किया कि इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जिसके पास 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, उसको हम बिली कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 7 फरवरी 2023 में बना। क्वेश्चन है कड इज द टर्म गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट्स विच इज, जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को पद जुगाली दिया गया है जो इंगित करता है। देखिए ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो अगर हम रूमिनेंट्स की बात करें तो इसमें आपका जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जैसे कि काउस हो गए, बफेलोस हो गए, डियर हो गए, ये सब आपके रूमिनेंट्स यानी कि रोमंथी होते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा, क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है, वे उस समय में भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हो। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब वे कुछ नहीं खाते तब भी अपना मुंह चलाते रहते हैं यानी जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल यानी कि कड कहते हैं। देखिए वो क्या करते हैं, वो भोजन को अंदर डाल लेते हैं अपने अमाशय में यानी स्टमक में डाल लेते हैं, फिर दोबारा वो मुंह में ला देते हैं उस भोजन को, राइट, और उसको चबाते हैं। देखिए परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को हम रोमंथन कहते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में पिक्चर के माध्यम से समझा रखा, आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दे रखा सी, ये है आप उसका, उसने ईट करा, इसको प्लांट को ईट करा उसने। ये है उसका ग्रासिका यानी कि फूड पाइप, ये है उसका रुमेन, ये है क्षुद्रांत्र, देखिए ये है उसका अमाशय, आप देख सकते हैं ऐसे फिगर में, ये है बृहदांत्र, ये है उसका बृहदांत्र। ओके, सो ये देखिए किसी रोमंथी का अमाशय, आप यहाँ पे अमाशय देख सकते हैं, स्टमक देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है
कि ये जो हमारे जो कड यानी कि जो रोमंथी होते हैं, यानी कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो क्विकली इंजेस्ट करते हैं, फिर उनको सॉले कर देते हैं, मतलब कि स्वालो कर देते हैं उनके लीफी फूड को और स्टोर कर लेते हैं रूमेन में। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फूड है वो रिटर्न हो जाता है दोबारा माउथ में और एनिमल उसको फिर से च्यू करते हैं पीसफुली, राइट। तो ये उसका प्रोसेस होता है रूमिनेंट्स यानी रोमंथी का। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए वापस से क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा था, जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को पद जुगाली दिया गया है, इंगित करता है। पहला ऑप्शन दे रखा प्रॉपरली च्यूड एंड कंप्लीटली डाइजेस्टेड, ये आपका नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा प्रॉपरली च्यूड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, ये भी आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा स्वालोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, ये बात आपका बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने समझा था कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, काउस, बफेलोज, डियर, वो रूमिनेंट्स यानी कि रोमेंथी होते हैं, वे क्विकली इंजेस्ट करते हैं, स्वालो करते हैं अपने लीफी फूड को और स्टोर कर लेते हैं अपने रूमन में और बाद में फूड को फिर से रिटर्न करते हैं माउथ में और उसको च्यू करते हैं पीसफुली, राइट। तो ये आपका होगा पार्सली डाइजेस्टेड एंड स्वालोड। फोर्थ ऑप्शन दे रखा स्वालोड एंड इनडाइजेस्टेड, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर कि सॉलिड एंड पार्सली डाइजेस्टेड यानी कि आंशिक पाचन होता है, जिसे हम जुगाल यानी कि कड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 6 फरवरी 2023 में देखने को मिला। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। अगेन रूमिनेंट्स से ही क्वेश्चन बना। निम्नलिखित में से कौन रोमंथी रूमिनेंट्स में पोषण की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला दे रखा स्वॉलोइंग, च्यूइंग एंड मिक्सिंग, पार्शियल डाइजेशन एंड कंप्लीट डाइजेशन। देखिए यहाँ पे दे रखा कि पहले वो क्या करते हैं कि स्वालो करते हैं, यानी कि देखिए हमने अभी समझा कि वो क्या करते हैं कि वो वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। वह भाग क्या कहलाता है, रुमेन, यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। उसके बाद जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट के जो अमाशय होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया होता है, अभी हमने देखा था पिक्चर में। तो रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, राइट। तो यहाँ पे दे रखा कि पहले वो सॉलो करते हैं, उसके बाद से उसको च्यूई करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर उनका पार्शियल डाइजेशन होता है, फिर उनका कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये गलत है, राइट। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, च्यूइंग, swallowing, मिक्सिंग विथ डाइजेस्टिव जूसेस एंड कंप्लीट डाइजेशन, ये भी आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन दे रखा स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग तो सही है कि पहले वो स्वॉलो करते हैं, बाद में पार्शियल डाइजेशन होता है, ये बात आपका सही है कि जो जंतु होते हैं वो पहले स्वॉलो करते हैं, यानी कि जब वो खा न रहे, मतलब कि आपने देखा होगा कि वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि उसके बाद आपको आपको देखने को मिलेगा कि रूमेन में जो भोजन है उसका आंशिक पाचन होता है, जिसको हम जुगाल यानी कि कट कहते हैं, यानी कि पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कि आंशिक पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो जंतु होते हैं उसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में फिर से मुख में लाते हैं, फिर से मुंह में लाते हैं और उसे वो चबाते रहते हैं, मतलब च्यूइंग करते हैं। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन होता है। ओके, इस प्रक्रम को हम रोमंथन कहते हैं। उसके बाद देखिए कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका सीटेड साइंस 6 फरवरी 2023 में ही बना। क्वेश्चन है, शिखा लुक्ड एट द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू अ माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग। सिंपल सी बात है, बात स्टोमाटा की हो रही है। हमने स्टोमाटा को समझा था कि जो शिखा है, ओके, वो क्या कर रही है, शिखा ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक पत्ती की निचली सतह का अवलोकन किया। उसने वहाँ अनेक छोटे छोटे छिद्र देखे, राइट। तो जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो क्या हैं, वो आपके स्टोमाटा हैं, राइट। स्टोमाटा जिसको हम रंध्र कहते हैं। हमने अभी अभी ऊपर समझा था कि जो टाइनी पोर्स जो होते हैं, मतलब जो टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स के। आपने देखा होगा जो टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स के। ओके, तो वही आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके उन्हीं पोर्स को हम कहते हैं, जो कि पोर्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं गॉड सेल से, उन्हीं को हम कहते हैं, उन्हीं पोर्स को हम कहते हैं स्टोमाटा यानी कि रंध्र। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 2 फरवरी 2023 में बना। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड एनिमल सेल्स। हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा इनकरेक्ट है प्लांट सेल और एनिमल सेल के से रिलेटेड। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला दे रखा सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। सेकेंड दे रखा सेल वॉल इज ऑब्सेंट इन प्लांट सेल वाइल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। थर्ड दे रखा प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। फोर्थ दे रखा साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। पहले हम इसको समझेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड साइटोप्लाज्म। तो देखिए
चलिए इसको हम पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये है आपका जंतु कोशिका और ये है आपका पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। बात करें हम सबसे पहले कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की, तो ये आपका पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है कोशिका झिल्ली, बाहर वाला नहीं, देखिए ये है कोशिका भित्ति और इसके अंदर वाला कोशिका झिल्ली है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर दिखाया है। तो सेल वॉल जो होता है ना वो प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। बट जो सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति होता है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ओके, बात कर रहे थे हम कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन की, तो ये प्रोटीन का बना होता है। ओके, और ये झिल्ली के समान होती है, इसी के अंदर सभी के सभी होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो, गोल्जी बॉडी हो, कोई भी हो, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका के सभी अंग, यहाँ पे न्यूक्लियस भी देख सकते हैं, इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन। बात करें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की, जो कि केवल और केवल आपके प्लांट सेल में होता है। ये क्या करता है, ये केवल पेड़ पौधे में होता है। ये दोहरी झिल्ली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे था हमारा कोशिका झिल्ली, देखिए यहाँ पे था आपका कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन और इसके ऊपर आपको कोशिका भित्ति यानी कि दोहरी झिल्ली लगा होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिका जो थोड़ी मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल पेड़ पौधे में होते हैं, दोहरी झिल्ली होता है जो कि सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। ये जो सेल वॉल है ना ये सेलुलोज का बना होता है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, जैसे कि आपका नोट हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, मतलब कि कपास, तो ये सारे के सारे इन्हीं से बनते हैं, आपके पेड़ पौधे से ही, राइट, सेल वॉल से ही, राइट। तो जब हम बात करें आपके प्लांट सेल की, तो सम बैक्टीरियल सेल हो गए जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग, मतलब कि हम बात करें सेलुलोज की, तो जो कि पॉलीसेकेराइड होता है टाइप की, तो न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है सारे सेल के फंक्शन को, राइट। न्यूक्लियस के पास आपको ये भी देखने को मिलेगा, स्मॉल डेंसली स्फेरिकल बॉडी देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर हम और बात करें न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ओके, यानी कि गुणसूत्र। और क्रोमोसोम के अंदर आपको जीन देखने को मिलेगा। ओके, क्रोमोसोम को खींचा गया तो उसके अंदर जीन मिला। जीन जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जीन में जो चला जाता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, राइट। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। यहाँ पे रिक्तिका जो है वो वैक्यूल्स है, तो प्लांट सेल में रिक्तिका बड़ी होती है, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो साइड में आ जाता है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है, वैक्यूल्स बड़ी होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटी है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। बात करें कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है ये कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो कोशिका द्रव्य होते हैं ना ये आपका देखिए जो मेन कार्य करते हैं साइटोप्लाज्म, ये वेरी वेरी हम कहें तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो किसी भी सेल में सबसे पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी के अंदर एक जल लाइक यानी कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो आपको जो येलो कलर का ये सब येलो येलो दिख रहा है, जो ये सारा आपका ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भरा हुआ है द्रव लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब कि ये क्या करते हैं साइटोप्लाज्म, इसको देखिए ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। साइटोप्लाज्म जो होता है ना ये इसमें न्यूक्लियस भी है, लाइक इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स इसी में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये इसलिए भरा होता है इनके बीच ताकि ये सब आपस में टकराए ना। ओके, ये क्या करता है कोशिका द्रव्य इनके बीच भरा होता है कि ये सब आपस में टकराए ना, इसलिए इनके बीच कोशिका द्रव्य यानी कि साइटो, नाम से ही पता चल जा रहा है कि साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, मतलब सेल के अंदर भरा हुआ है वाटर लाइक आपको देखने को मिलेगा, जल लाइक सब्सटेंस सेल के अंदर भरा हुआ है, तो वही आपका कोशिका द्रव्य है। और बात करें हम न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, देखिए ये है आपका कोशिका द्रव्य, इसलिए होता है ताकि ये सब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो ये सब आपका जो प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनल्स, ये आपस में टकराए ना, इसलिए इनको सहारा देने का कार्य करता है। ये बीच में भरा होता है जेल लाइक सब्सटेंसेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे आगे दे रखा आपका प्लास्टिड यानी कि हरित लवक, जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में होता है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है, हरित लवक यानी कि प्लास्टिड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो आई होप आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। देखिए
जो हमारे सेल होते हैं ना, वो मेनली कहें, बेसिकली कहें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें मतलब न्यूक्लियस ऑफ ए सेल जो होता है, ब्लू ग्रीन आल्गी, वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो जो ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उनके अंदर एब्सेंट होता है। तो जिस भी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, जो सेल विदाउट न्यूक्लियस है, मतलब विदाउट द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, उसी को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सेल विदाउट अ प्रॉपर न्यूक्लियस, अगर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस नहीं है या फिर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है वहाँ पे, तो वो आपका प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा। ओके, और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, तो जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस फाउंड होता है विथ मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे आपको दे रखा है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स। तो अगर हम वैक्यूल्स की बात करें, तो जो भी एम्प्टी या फिर विजिबल स्ट्रक्चर होते हैं बिटवीन साइटोप्लाज्म, उन्हीं को हम कहते हैं वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका। आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्टी या फिर विजिबल स्ट्रक्चर होते हैं बिटवीन साइटोप्लाज्म, यहाँ पे एम्प्टी या फिर विजिबल स्ट्रक्चर हैं, यही होते हैं आपके रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल में ये लार्ज इन साइज होते हैं, वाइल अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल्स में ये वेरी स्मॉल होते हैं। ओके, वेरी स्मॉल होते हैं। अगर हम कलर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे हमारा दे रखा हरित लवक यानी कि प्लास्टिड। अगर हम इसकी बात करें, कलर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसी को हम प्लास्टिड कहते हैं, जो कि केवल आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। ग्रीन प्लास्टिड जो कंटेन करता है क्लोरोफिल, उसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं यानी कि हरित लवक कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर देता है लीव्स को, वही आपका हरित लवक यानी कि प्लास्टिड होता है, जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे अपना। हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अभी अभी हमने समझा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 दे रखा, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये बात आपका सही है, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, सेल वॉल इज ऑब्सेंट इन प्लांट सेल वाइल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। यही आपका गलत हो जाएगा। अभी अभी हमने समझा कि जो सेल वॉल होता है ना, वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, बट यहाँ उल्टा दे रखा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। ये बात आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गलत है और हमारा दूसरा ऑप्शन ही गलत है, इसलिए यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सीटेड साइंस 2 फरवरी 2023 में बना क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइजेशन। पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। हमने अभी अभी ऊपर डिस्कस करा था, हमारा ए दे रखा, गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर। हमने समझा था ना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट कर देता है डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ब्रोकन हो जाता है इनटू सिंपल शुगर्स में, सच एज ग्लूकोज, राइट। तो हमारा ए तो होगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि एकमात्र आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा। बात करें बी की, गेट्स ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल। हमने समझा था कि जो फैट्स हैं वो आपका कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, राइट। तो ये हमारा फैट्स हो जाएगा। बात करें सी की, ब्रेक्स इनटू सिंपलर अमीनो एसिड। सिंपल सी बात है, यहाँ बात हो रही है प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सीटेड साइंस 28 जनवरी 2023 में बना क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसर्शंस इज और ट्रू इन एंड विच इज फॉल्स अबाउट ह्यूमन थ्रोट। मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। चलिए चेक करते हैं अभिकथन। हमारा अभिकथन 1 दे रखा, यानी स्टेटमेंट 1 दे रखा, विंड पाइप रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप इन थ्रोट। कंठ में सॉस नली खाद्य नली के सन्निकर होती है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने ऊपर चर्चा किया था इस चीज़ को, राइट। बात करें स्टेटमेंट 2 की, अ फ्लैप लाइक वॉल्व इज प्रेजेंट इन द थ्रोट। कंठ में एक पल्ले जैसी वॉल्व उपस्थित होता है। ये चीज़ भी हमने डिस्कस करा था, जब हमने हिचकी के बारे में डिस्कस किया तो हमने वहाँ पे ये चीज़ भी डिस्कस करा था। आपका स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 3 दे रखा, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन द थ्रोट। ये बात आपका बिल्कुल गलत है कि वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं। ये बात गलत है, सेम रास्ता नहीं साझा करते, एक ही रास्ता नहीं साझा करते। तो एसेशन 3 हमारा जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत है। स्टेटमेंट 4 दे रखा, समटाइम्स फूड पार्टिकल्स इंटर्स द विंड पाइप
विच में कॉज हिकअप्स, यानी कि कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ सकती है। स्टेटमेंट 4 भी आपका सही है। देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट 4 पे आप चेक करेंगे तो आप स्टेटमेंट 3 को अब आसानी से इसको गलत समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं, और स्टेटमेंट 4 में दे रखा कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ सकती है। तो हमारा स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा कि एक ही रास्ता साझा करते हैं, ये बात गलत है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, नहीं ये नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 आर फॉल्स, नहीं, हमारा स्टेटमेंट 3 गलत था। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर ट्रू, स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। यही आपका सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट 3 गलत है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 20 जनवरी 2023 में बना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम पौधों में संपन्न होते हैं। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा ए दे रखा एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, ये बात आपका सही है। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो कुछ ना कुछ प्लांट में एक्सक्रीशन होता है, राइट, तो ये बात तो आपका सही है। बात करें ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार सीटेट में देखने को मिला है कई बार। बात करें ट्रांसपायरेशन की यानी कि वाष्पोत्सर्जन की, ये तो अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये पौधे से पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि ये पत्ती की सतह पर मौजूद जो स्टोमाटा है यानी कि जो रंध्र है उनके माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया में पौधे की जो जड़ें हैं, तो पौधों की जड़ों से पौधे के शीर्ष भागों तक पानी की आपूर्ति करने में ट्रांसपायरेशन मदद करता है, ओके, जिससे पौधे के सभी भागों में पानी वितरित होता है। तो ट्रांसपायरेशन तो इम्पॉर्टेंट है। बात करें एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण की, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है, वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। बात करें एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण की, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है कि इंजेशन जिसको हम कहते हैं अंत ग्रहण, तो प्लांट्स में आपको इंजेशन और इजेशन ये दोनों ही प्लांट के अंदर नहीं होते, राइट, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ई हमारा गलत है। बाकी एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम आत्मासातीकरण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, राइट, तो हमारा ए बी सी और डी तो सही है बट ई गलत है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ई जिसमें जिसमें दे रखा उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि ए बी सी और डी यानी कि एक्सक्रीशन, ट्रांसपायरेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, इंजेशन नहीं होता। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका सीटेड साइंस 20 जनवरी 2023 में बना। क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला यानी अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन दे रखा द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, हरित पत्तों के अलावा अन्य पत्तों में भी पौधहरित होता है, ये बात बिल्कुल सही है, आपके एनसीईआरटी में भी साफ साफ गिवन है। रीजन दे रखा फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, इन पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है, रीजन भी इसका सही है और असर्शन भी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, reason and assertion both are true, option number 3 is correct answer। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 2013 में बना, सीटेड साइंस 28 जनवरी 2023 में भी बना। क्वेश्चन है राइजोबियम बैक्टीरियम इज ऑफन फाउंड इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स, द एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरियम विद दैट ऑफ प्लांट इज नोन एज। हमने डिस्कस करा था इसको कि जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है यानी कि लेग्यूम्स में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे से संबंध क्या कहलाता है, सिंपल सी बात है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध, इसके बारे में हमने समझा था ऊपर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 24 जनवरी 2023 में बना। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ऑर्गेनिल्स। देखिए, सेल ऑर्गेनिल्स में कहीं कहीं आपसे एनिमल सेल, कहीं प्लांट सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस कहीं एनिमल सेल के बारे में ज़्यादातर पूछा है और प्लांट सेल के बारे में पूछा है। कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए। चलिए चेक करते हैं। ए दे रखा सेल वॉल, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। सेल वॉल से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्लांट सेल की बात हो रही है, तो ए तो हमारा प्लांट सेल है। बी दे रखा सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, तो ये हमारा बी जो हमारी बात हो रही है, यहाँ पे आपके एनिमल सेल की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, मीन्स एनिमल सेल की बात हो रही है, राइट। सी ऑप्शन दे रखा सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। देखिए सी दे रखा हमारा
कि सेल मेम्ब्रेन भी है, प्लास्टिड है एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म है। प्लास्टिड से आप देख लेंगे कि प्लास्टिड जो होता है वो केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसी से आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो ए है हमारा, ए और सी हमारा प्लांट सेल है और बी हमारा एनिमल सेल है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ए एंड सी आर प्लांट सेल, बी इज एनिमल सेल। ओके, हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ए और सी हमारा प्लांट सेल है और बी हमारा एनिमल सेल है। ए बी सी आर प्लांट सेल, ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 24 जनवरी 2023 में बना। A is the largest gland in our body and secretes dash which helps in the digestion of C। देखिए यहाँ पे दे रखा कि A आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। हमने डिस्कस किया कि लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। इसी से आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। लीवर एकमात्र सेकेंड ऑप्शन में दे रखा, लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है इन आवर बॉडी, जो सिक्रेट करता है बाइल जूस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। सो सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन देखेंगे, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एसर्शन दे रखा, स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एग्जैक्टली बात बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा, डाइजेस्टिव जूसेस नीड्स एंड एसिडिक मीडियम टू एक्ट। ये बात भी आपका सही है। रीजन और एसर्शन दोनों सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वही चीज़ आपका हिंदी में दे रखा है यहाँ पे। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क दे रखा, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। दोनों ही बात सही है। रीजन एसर्शन की सही व्याख्या कर रहा, इसलिए हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स कॉन्टेन देयर ऑन डीएनए। देखिए प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, दे कॉन्टेन देयर ऑन डीएनए, राइट। बट वैक्यूल्स, ये वैक्यूल जो होता है ना, ये अपना डीएनए नहीं कॉन्टेन करता, राइट। तो यहाँ पे हमारा ए बी और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। डी हमारा गलत है। ओके, देखिए यहाँ पे हम बात करें प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की, तो हम जो दोनों ही जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कंटेन करते हैं अपना ऑन डीएनए और राइबोसोम्स, राइट। बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होते हैं वो पॉजेस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और उनका खुद का डीएनए होता है जो कि प्ले करता है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम को और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। का पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और कोशिका वाला चैप्टर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे बने हैं यहाँ से, बट वही क्वेश्चन रिपीटेड है। किसी ने मैच द फॉलोइंग और एसर्शन रीजन करके दे रखा, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे थ्योरी समझ लिया होगा तो क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं। बस आपको थ्योरी समझना है, आप क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया हो। देखिए यहाँ पे दे रखा, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल देखिए रूपी हो जाती। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टोमाटा रंध्री द्वार, ये स्टोमाटा ओपनिंग द्वार है। यहाँ पे ये पत्ती, यहाँ पे द्वार कोशिकाएं हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोफिल रंध्र यानी कि स्टोमाटा, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। और देखिए प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र, यहाँ पे चित्र दे रखा पत्तियों में क्लोरोफिल, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखना है, वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ से भी बना है। तो जो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है ना, वो अपनी शेप बदलता रहता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, वाइट ब्लड सेल अपना शेप बदलता रहता है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। ये था आपका पूरा चैप्टर जो हमने डिस्कस कर लिया, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। सो तैयारी अच्छे से करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको खुद से आप सॉल्व करते रहें जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा आप अमीबा के बारे में हम देख लेते हैं। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका। देखिए द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्त निकालता रहता है, जिन्हें पादाव अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति
देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करती हैं जो इनके पादाप होते हैं या फिर कृत्रिम पाँव होते हैं, जो वो नकली अपना पैर बना लेते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप यानी कि अपने नकली जाल, अपने नकली पाँव ऐसे बना देता है, विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। देखिए, जिसको हम स्यूडोपोडियम कहते हैं, वो अपना फॉल्स फिट बना लेता है। ओके, देखिए ये है उसका पादाप। आप देख सकते हैं खाद्य कणिका यानी अंतर्ग्रहण, खाद्य धानियाँ, केंद्रक, सी ये है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा एवं अपशिष्ट खाद्य धानी द्वार बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। ओके, सी ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है अमीबा के बारे में, क्योंकि वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, तो ये चीज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, देखिए ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए यहाँ पे दे रखा WBC के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को देखिए, अमीबा की बदलती आकृति पादाप के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। भोजन जब उसे मिल जाता है तो फिर वो जो फॉल्स फिट है उसको खत्म कर देता है। ओके, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी एक कोशिकी संरचना का उदाहरण है। एक कोशिकी संरचना, ओके, जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, देखिए प्याज की कोशिका से भी आपका क्वेश्चन बना है, ऑनियन सेल से, तो थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के यहाँ पे देखिए नाम आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। देख सकते हैं आप फिगर में, केंद्रक ये है कोशिका द्रव्य। ओके, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है सब। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए जीन भी आपका दे रखा। जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है, या जनक से संतति की अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण को नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी है तो संभव है कि आपकी आंखें भी भूरी है। यदि आपकी माता जी के घुघराले बाल है तो हो सकता है आपके बाल भी घुघराले हों, परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, राइट। क्रोमोसोम हमने डिस्कस कर लिया था। देखिए उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। केंद्रक के अंदर केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है, जो कि आपका क्रोमोसोम होता है। ओके, धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती है अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक है अथवा अनुवांशिक गुण अथवा लक्षण को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। ये चीज़ हमने देख लिया था। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही, जब सेल डिवीजन होता है, तभी आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे वहाँ पे। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों को भी नियंत्रण करता है। चलिए ये सब हमने समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।